जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल विजिट खत्म हो गई यानी 26 तारीख को, उसके 48 घंटे के भीतर जंग हो जाएगी या कुछ और सच्चाई? ट्रंप का आज स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस हुआ जिसके बारे में इजरायलीज का कहना था कि वो लगभग युद्ध की घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो इजराइल गए, जिस कैलकुलेशन के तहत गए कि युद्ध डिक्लेयर होगा और वो इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, कहीं वो गलत कैलकुलेशन तो नहीं था, कहीं उल्टी स्थिति तो नहीं हो गई? आज का प्रसारण विशेष है साथियों, क्योंकि हम आपसे जो दो हमने आज वीडियो डाले, उसके अलावा इस वीडियो में देखिए हम बहुत सारी चीजें साफ करेंगे। अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कहां चीजें फंसी हुई हैं, ट्रंप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, नेतन्याहू डेस्परेट है, इंडिया का क्या, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि इंडिया का एक ब्रॉडर, जो मैं बार बार डिस्टिंग्विश करता हूं कि अभी जो सरकार है उसका जो वैचारिक झुकाव है और इंडिया का एक ब्रॉडर नेशन का जो हित है, वो दोनों जरूरी नहीं है कि हर समय एक ही हो। तो इसलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जो इजराइल का सबसे एक तरह के वहां का न्यूयॉर्क टाइम्स है, हारेट्स, उसने खबर छापी, अब देख सकते हैं, उस खबर में साफ लिखा है कि SOTU यानी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो ट्रंप करेंगे, जिसमें दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को आना है, उसमें वो लगभग युद्ध की घोषणा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? देखिए दो बातें हुई। सबसे पहले आप ट्रंप को सुनिए, ईरान पे वो क्या कह रहे हैं। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference. यहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास खतरनाक मिसाइलें हैं, वो यूरोप पहुंच सकती हैं, अमेरिका के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में उनको तबाह कर सकती हैं, कल को वो अमेरिका भी पहुंच सकती है। लेकिन वो आखिरी में ये भी कह रहे हैं कि हम तो देखिए डिप्लोमेसी का रास्ता चाहते हैं और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए तो हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो फिर उस इजराइल की बात का क्या हुआ कि हमला होने जा रहा है? कल रात को आपको बताएं 12 F-22 रैप्टर्स, ये अमेरिकन बेसेस जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में है, वहां से उड़ के इजराइल पहुंचे और तभी इजराइल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कि अब युद्ध बिल्कुल करीब है, अब तो F-22 इजराइल पहुंच गए, यानी इजराइल अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी की यात्रा, उसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस चल रहा था, उसी के ठीक 2 घंटा पहले मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो गैंग ऑफ 8 को संबोधित कर रहे थे एक क्लासिफाइड मीटिंग में, यानी जहां कोई घुस नहीं सकता, ना उसकी बात बाहर जा सकती। गैंग ऑफ 8 क्या है? गैंग ऑफ 8 सीनियर अमेरिकन पॉलिटिशियंस का, या जो सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से जो 8 सबसे सीनियर हैं उनका ग्रुप है। 4 उसमें रिपब्लिकन हैं, 4 डेमोक्रेट्स हैं, और दोनों को मार्को रूबियो ने एड्रेस किया। और जब बाहर आए वो लोग, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के यानी माइनॉरिटी सेनेट लीडर जो है चक शूमर, उन्होंने क्या कहा? Look, this is serious, and the administration has to make its case to the American people. He needs all 4 years, not just 2, to fix the mess. And that's what we need. If we lost the midterms, heaven forbid, if we lost the majority in the House, it would be the end of the Trump presidency in a real effect. So we've got to keep this going, and I think we're excited to put our candidates on the field to explain all this to the people. चक शूमर साफ कह रहे हैं एक बात, उन्होंने कहा द मैटर इज वेरी सीरियस, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू टेक इट्स केस टू द अमेरिकन पीपल, यानी मामला गंभीर है और इस अभी जो मौजूदा सरकार है अमेरिका में,
अपना जो केस है, यानी चलिए मान लीजिए कि युद्ध होना है, इसका केस है या इसका जो पूरा मुद्दा है, इसको जनता के बीच ले जाना होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा है, कहीं ना कहीं अमेरिकन जनता का समर्थन नहीं है युद्ध के पीछे। यही सबसे बड़ी बाधा बन रही है। ट्रंप का ऐसा नहीं है कि ट्रंप नहीं चाहता, नेतन्याहू चाहते हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए, इन सब मामलों में बड़े डिसीजन है ये, जो दुनिया को बदलेंगे, पूरा एक नक्शा ऑल्टर करेंगे। और ऐसे बड़े डिसीजन में अगर सेना और जनता साथ ना हो तो कैसे कोई कुछ कर सकता? भारत की जो स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के वक्त थी कि जनता चाहती थी और एग्रेशन हो, लेकिन बीच में रुक गया, उससे रिएक्शन हुआ। अब यहां पर क्या स्थिति? यहां पर जनता, अमेरिकन जनता ने वोट किया है ट्रंप को कि युद्ध ना हो, कि उसके जो वियतनाम वॉर की जो उनका ट्रॉमा है वो दोबारा घटित ना हो। अमेरिकन सेना में जो सबसे सीनियर जनरल हैं, अभी सर्वे उन तक ने कह दिया है कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, या पूरी है भी तो जो जवाब आएगा वो हम क्या झेल सकते हैं। ये देखिए, पूरी परिस्थितियां इस तरह की बन गई हैं, अजीबोगरीब। और ऐसी सिचुएशन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए हैं और जिस उम्मीद के साथ गए थे, शायद वो उम्मीद पूरी नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो एक ऐसा कॉरिडोर जो इंडिया से शुरू होगा या उधर इजराइल से शुरू होगा और सऊदी अरेबिया से होता हुआ इंडिया पहुंचेगा, और यह माना जा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका विकल्प है। यानी एक एंटी चाइना एक पूरी मुहिम है, जो ईरान, चाइना, रशिया एक तरफ है और इंडिया और इजराइल और यूएस ये एक तरफ है। इस तरीके की पिक्चर गढ़ी जा रही है। लेकिन क्या वो पिक्चर रियलिस्टिक है? क्योंकि इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अभी भारत ने एक एआई समिट दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ऐसे देश आए थे जो इजराइल के घोर विरोधी हैं, और ऐसे देशों को भी इंडिया ने होस्ट किया। यानी वो एक जो कि हम दोनों तरफ रहेंगे। अब जो इजराइल नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बात, उसकी टाइमिंग, ऐसे नॉर्मल कोर्स में जाते एक अलग बात थी, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि युद्ध की एक उनको पूर्व अनुमान था, या ऐसा इस तरीके की परिस्थिति थी कि युद्ध हो सकता है। और उस समय हम अगर इजराइल के साथ है तो इजराइल हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी देगा। और उसमें आयरन बीम की बात है, आयरन डोम तो है ही। आयरन डोम की तो खैर वो काफी हद तक बेकार भी साबित हुआ है, लेकिन आयरन बीम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेजर टेक्नोलॉजी, जिसमें $2 में केवल आप कई ड्रोन्स मार गिरा सकते हैं। और वो हीट का यूज करती है, यानी वो मिसाइल नहीं छोड़ती, वो लेजर हीट का यूज करके, और $2 में केवल हर ड्रोन को वो $2 में मार सकती है। हालांकि उसकी रेंज बहुत कम है, 10 किलोमीटर है। आयरन डोम वगैरह या बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास भी है, उनकी रेंज ज्यादा है बहुत। लेकिन एक आयरन बीम टेक्नोलॉजी इंडिया को दी जाए, इस तरीके की इजराइल दे रहा है, इस तरह की बातें भी हुई। लेकिन उन बातों में और जो IMEC है, जो असली बात है, क्योंकि IMEC एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाएगा इंडिया का यूएस इजराइल के साथ। तो इंडिया का जब स्ट्रेटेजिक अलायंस इस तरह का हो जाएगा, तो उधर ईरान के साथ और रशिया के साथ, जो इंडिया के बयान भी आए कि रशिया और ईरान के साथ हम तेल खरीदना बंद पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, इस तरह के इंडिकेशंस आए, बयान नहीं, इंडिकेशंस आए। और एक पैरेलल एक तरीके से एक पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत रशिया का तेल, जो कि अभी यूरोप भी खरीद रहा है पैदल, वो भारत में आए। ईरान के साथ भी यही स्थिति है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें भारत को ईरान का भी तेल लेना पड़ेगा, वरना भारत की स्थिति बहुत अजीब हो जाएगी। यहां पर महंगाई आसमान चूमेगी और यहां पर किसी का फायदा नहीं, ना यहां के पूंजीपतियों का फायदा, अंबानी अडानी को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। क्योंकि अडानी के अगर स्टेक्स हाइफा एयरपोर्ट में है तो चाबहार एयरपोर्ट में भी है ईरान के। तो ये देखिए, एक इस तरीके की बात हो गई कि जहां इस सरकार ने मिसकैलकुलेट कर दिया। और ये मैं किसी मोदी क्रिटिक होने की वजह से बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरा स्टैंड जानते हैं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हर चीज को
नाप तोल के कहता हूं, जहां देश की बात आती है, व्यक्तिगत रूप से जो भी हो। तो अब जब यहां पर देश की बात क्या है, वैचारिक बात क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ईरान, इंडिया, रशिया, चाइना ऐसा अलायंस बनना चाहिए, क्योंकि ये जो जंग होने जा रही है ये केवल इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि ये ब्रिक्स के खिलाफ जंग है, ईरान और इजराइल की। उसमें भारत जो ब्रिक्स का हिस्सा है वो पार्टी कैसे बन सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश थी, ये सोच थी कि हम एक थोड़ा सा मौका परस्ती दिखाते हुए इस मामले को हम इस्तेमाल कर ले जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ट्रंप झिझक गए। और ट्रंप क्यों झिझके, वो जेरल्ड फोर्ड क्यों नहीं पहुंची अभी तक इब्राहिम लिंकन के पास, वहां उसका जवाब, क्या उसके टॉयलेट खराब हो गए? ये हालत है $13 बिलियन के युद्धपोत की, उसके टॉयलेट खराब हो गए, या कोई और वजह, या वहां के जो सेलर्स हैं उन्होंने एक म्यूटिनी टाइप सिचुएशन पैदा किया। और चाइना के साथ ईरान की बड़ी डील हुई है। $591 मिलियन की जो रशिया का 500 वेरबा सिस्टम है, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगातार मूव कर सकता है। और ईरान की जो कमजोरी थी कि फिक्स्ड डिफेंस सिस्टम्स थे, उसको ये दूर करेगा। और फिक्स्ड डिफेंस सिस्टम्स इजराइल ने काफी हद तक उनको नुकसान पहुंचा दिया था। उसके बाद दूसरी जो चाइना के साथ बात चल रही है कि CM-30T सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, ये चाइना से ईरान एक्वायर कर रहा है। अब आप बताओ, ये जो दो चीजें हैं, देखिए क्या है कि इस समय हमको देश हित में सब कुछ देखना होगा हर तरफ, और यह हमको देखना होगा कि ईरान जिस तरीके से परचेजेस कर रहा है, स्ट्रैटेजिक है वो। इंडिया जो है वो बैलेंस करके सबको चलना चाहता है और एक तरफ झुकना चाहता है, ये एक समस्या उभर के सामने आ गई। और जहां तक जंग की बात है, जंग में भी देखिए, अब जंग हो सकती है, जंग में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि होगी कि नहीं होगी, हां कि ना का सवाल वहां नहीं होता। अभी जो थर्सडे को यानी कल जो जेनीवा में बातचीत होने जा रही है, वो बातचीत लगता है होगी, आखिरी मिनट में वो टल भी सकती है, बातचीत हो भी सकती है, उसका कोई नतीजा भी नहीं निकल सकता है। ट्रंप फिर वही बात कर सकते हैं कि जो अभी कर रहे हैं गोल मटोल, क्योंकि वो 31 मार्च के बाद उनको चाइना भी जाना है और पूरा एक इस तरह की, या वहां से कुछ लोगों को आना, अभी वो तय होना है। तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये ऐसी अनिश्चितता है जिसमें कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी है। तो ये देखिए आज की खबरें थी, कल मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।